साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, सहायक पुलिस सचिव परीक्षा 2022-23 के अंतर्गत रिवीजन क्लासेस में यह हमारी 12वीं क्लास है और इस वीडियो क्लास में हम नागरिक प्रशासन और लोक सहभागिता का रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, नागरिक और प्रशासन। देखिए, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने राज्य और उसके प्रशासन के कार्य अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि की है। ठीक है, इस बढ़ी हुई अधिकार सत्ता ने प्रशासनिक अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि के लिए भी अवसर पैदा किए हैं। अतः यह जरूरी है कि प्रशासन के गलत कार्यों के विरुद्ध पीड़ित जनता की सुनवाई का तटस्थ, स्वतंत्र और उचित तंत्र स्थापित किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है नागरिक केंद्रित प्रशासन का अर्थ देखते हैं। नागरिकों को आधुनिक लोक प्रशासन के केंद्र में रखना। ठीक है, यह नागरिकों की तत्काल चिंताओं अर्थात शासन प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता, स्थिरता और निरंतरता को संबोधित करके प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने सभी स्तरों पर नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रदान करने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए, मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना यह आवश्यकता के केंद्र में है। लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग NWC, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग आदि जैसे संस्थानों का निर्माण। इन संस्थानों के निर्माण से यह पता चलता है कि नागरिक केंद्रित प्रशासन सरकार ने स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नागरिक केंद्रित प्रशासन के 4 मुख्य स्तंभों की अगर हम बात करें तो देखिए, 4 मुख्य स्तंभों की बात कर रहे हैं तो लोकाचार। ठीक है, लोकाचार किसके लिए? नागरिकों की सेवा के लिए। ठीक है, इसके अलावा नैतिकता। नैतिकता में हम देख सकते हैं एक तो है ना ऑनेस्टी हो सकता है हमारा, ठीक है, ईमानदारी जिसको कहते हैं हम, और इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें समानता। ठीक है, देखिए, समानता की बात करें तो सभी नागरिकों को जो है समान रूप से देखना। ठीक है, चाहे जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके प्रति, ठीक है, पूरी तरह से समान भाव रखना। और इसके अलावा दक्षता। तो दक्षता में क्या आ जाता है? देखिए, स्पीड आ जाती है, काम करने की जो गति है वो, है ना, इफ़ेक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये 4 मुख्य स्तंभ हैं नागरिक केंद्रित प्रशासन के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है नागरिक प्रशासन के लिए बाधाएं। ठीक है, देखिए, नागरिक केंद्रित प्रशासन में क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं, जैसे सिविल सेवकों की व्यवहार संबंधी समस्याएं। इसके अलावा उत्तरदायित्व की कमी, ठीक है, जिम्मेदारी अपनी न समझना, लाल फीताशाही। ठीक है, इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर। ठीक है, इसके अलावा कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। ठीक है, ये नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए कुछ बाधाएं हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी। पूछा जा सकता है कि प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी निम्न में से कैसे हो सकती है। तो देखिए, नागरिक कैसे बने? जानकारी मांगते हुए नागरिक, ठीक है, सुझाव देते हुए नागरिक, ठीक है, बेहतर सुविधा की मांग कर रहे नागरिक, नागरिक सेवा प्रदाताओं और अन्य एजेंसियों को जवाबदेह ठहराते हैं। ठीक है, प्रशासन निर्णय लेने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, प्रशासन में भागीदारी और निर्णय लेने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि लोक सहभागिता या जन सहभागिता भी कह सकते हैं इसको।
तो ये क्या है, देखिए जन सहभागिता का मतलब ये हो गया कि प्रशासन में लोक सहभागिता से आशय क्या है कि जनता की प्रशासनिक कार्यों के निर्धारण, ठीक है, और क्रियान्वयन में प्रभावशाली भूमिका, ये जो है लोक सहभागिता का मतलब है। देखिए लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन होता है, ठीक है, कैसा प्रशासन है, सार्वजनिक। तो इसलिए सार्वजनिक का मतलब हो गया कि इसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, यानी जनता के लिए प्रशासन, ठीक है, जनता के लिए प्रशासन, ये चीज़ है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है, पूछ सकता है। तो जनता के लिए प्रशासन, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि लोक सहभागिता का क्या मतलब है कि जनता के लिए प्रशासन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है, हम बात करेंगे लोक सहभागिता की आवश्यकता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले है लोकतंत्र को वास्तविक और सफल बनाने के लिए। देखिए लोकतंत्र का मूलाधार क्या है, जनता की शासन में सीधी भागीदारी, ये चीज़ है ना, जनता की शासन में सीधी भागीदारी, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए आवश्यकता है सीधी भागीदारी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तरीके जन सहभागिता को बढ़ाने के ही माध्यम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उचित और अनुकूल नीतियों के निर्माण हेतु, ठीक है, देखिए स्थानीय स्तर पर लोक सत्ता का विकास करके अनुकूल और योग्य नीतियों का, है ना, योग्य नीतियों को बनाने का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता लोक सहभागिता को आवश्यक बना देती है, ठीक है। लोगों के लिए जो नीतियाँ उनके अनुकूल बनाई जाएं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब लोग खुद इस नीतियों के निर्माण में शामिल हों। त्वरित निराकरण के लिए, अब देखिए किसी को कोई समस्या है, ठीक है, तो समस्या संबंधी या फिर जो भी कार्य जनता के संबंध में किए जा रहे हैं उनमें तीव्रता और पारदर्शिता आए, इसके लिए जरूरी यही है कि लोग खुद इसमें भागीदार हों। इसके अलावा है पारदर्शी प्रशासन के लिए। देखिए निरंकुश प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार का घर होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें लोग शामिल होंगे तो वो निरंकुश नहीं हो पाएगा प्रशासन, ठीक है। नौकरशाही पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए, अब देखिए नौकरशाही पर प्रभावशाली नियंत्रण कैसे, कि मतलब अगर जनता के नियंत्रण में प्रशासन होगा तो प्रशासन अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विमुख नहीं हो पाएगा। प्रशासनिक नेतृत्व की सफलता के लिए, देखिए जनता को प्रशासन में सहभागी बनाकर उसके माध्यम से प्रशासनिक नेतृत्व की जन स्वीकृति हासिल की जा सकती है। आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए, अब देखिए क्या है, आज के प्रशासन को अनेक स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, इनके दुरुपयोग से व्यक्तियों के अधिकारों की जो है क्या होगा, व्यक्तियों के अधिकार छीन सकते हैं। तो इसलिए अगर लोग इसमें शामिल होंगे तो उनके हितों की रक्षा हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा विकास प्रशासन की सफलता के लिए, देखिए क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो है लोगों का प्रशासन में शामिल होना बहुत आवश्यक है, इसलिए लोक सहभागिता की आवश्यकता हमें समझ में आती है, ठीक है। चलिए अगला है, अब लोक सहभागिता कैसे हो सकती है। देखिए लोक सहभागिता के साधन हम समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले चुनाव हो सकता है। देखिए लोकतंत्र में जनता द्वारा व्यवस्थापिका और उसके माध्यम से कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। इसके बाद है प्रत्यावर्तन का अधिकार। देखिए इसको राइट टू रिकॉल कहते हैं। जनता इस अधिकार द्वारा प्रशासन के प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है, ठीक है। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों में इसको लागू किया है, ठीक है। इसके अलावा परामर्शदात्री निकाय, एडवाइजरी सिस्टम, ठीक है, जैसे रेलवे सहकारी बोर्ड जैसे निकाय शासन को सलाह देते हैं, ठीक है। इससे जनता की प्रशासन में भागीदारी समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा दबाव गुट, देखिए दबाव गुट के अगर हम देखें तो विभिन्न राजनीतिक, व्यावसायिक, आर्थिक, जातिगत समूह प्रशासन पर दबाव बनाकर रखते हैं, ठीक है, जिनकी उपेक्षा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उपेक्षा की, ठीक है, जिनकी उपेक्षा प्रशासन
कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, इनकी उपेक्षा करके प्रशासन कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा है राजनीतिक दल। अब देखिए राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता की प्रशासन में भागीदारी बनती है। ठीक है, प्रशासन जब कोई कार्य अपना मतलब जनता के लिए बनाना शुरू करता है तो राजनीतिक दल उसके हित देख करके उस पर दबाव बनाते हैं या फिर उसके हिसाब से जनता के हिसाब से उसको पूरा करवाते हैं। ठीक है, संचार साधनों के द्वारा। अब देखिए समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, दूरदर्शन हैं। ठीक है, आज के ज़माने में मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल है। ठीक है, सोशल मीडिया है जिसको कहेंगे आप सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये सभी जो है लोक सहभागिता के साधन हैं। ठीक है, इसके अलावा जनता के सहयोग से नीति निर्माण और क्रियान्वयन। ठीक है, देखिए प्रशासन अपनी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए पहले जनता से क्या कर सकता है, देखिए विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, जनता के साथ विचार विमर्श। ठीक है, पोल करा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के जरिए, एसएमएस के जरिए कई तरीके हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण करके जनता को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार एक बहुत ही बड़ा जो है अधिकार है, इसको हम आरटीआई कहते हैं। ठीक है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो ये सभी लोक सहभागिता के साधन हैं। अब हम बात करेंगे लोक सहभागिता की बाधाएं। देखिए लोक सहभागिता की बाधाओं की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या है कि लोक सहभागिता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, जैसे जनता की अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षित जनता जो है प्रशासन में भागीदारी नहीं कर पाएगी। अजागरूकता। देखिए अगर कोई स्कीम है उसको जो है जनता को नहीं बताया गया या जनता को पता ना चले तो वो अजागरूकता हो जाएगी, तो भी जो है वो प्रशासन में अपनी भागीदारी नहीं कर सकती। इसके अलावा नौकरशाही की प्रवृत्तियाँ। अब देखिए ये जो नौकरशाह होते हैं, जो अधिकारी हैं, जो कार्य करने वाले जो है कर्मचारी हैं, अगर वे सही तरीके से जो है जनता के लिए कार्य करेंगे तो सब अच्छा होता रहेगा। लेकिन अगर वे नेगेटिव थिंकिंग के और जो है जनता को कुछ न समझते हुए कार्य करेंगे तो ये लोक सहभागिता में बाधा की तरह हो जाएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं अगर वे सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति सोचेंगे तो फिर जो है ये प्रशासन में लोक सहभागिता नहीं हो पाएगी। इसके अलावा भारत में दबाव गुटों का विकास कम, तो ये भी एक अपने आप में बिंदु है जिससे कि जो है पता चलता है कि लोक सहभागिता की बाधाएं क्या क्या हैं। तो ये ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लोक सहभागिता के मॉडल। देखिए ये जो सामुदायिक सहभागिता के मॉडल हैं, जैसे नौकरशाही मॉडल है, अगर हम बात करें तो यह परंपरागत मॉडल है। ठीक है, भारत में इस मॉडल को अपनाने के दुष्परिणाम हुए, है ना, और नौकरशाही का उलट विकेंद्रीकरण मॉडल भारत में अपनाया गया था। अब हम बात करेंगे मिशनरी मॉडल। देखिए मिशनरी मॉडल यानी कि इसमें क्या है, यह जो है प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के संगठित प्रयासों पर आधारित मॉडल होता है। इसमें एनजीओ जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये संचालित होते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये भी एक अपने आप में एक प्रयास है जनता की भागीदारी प्रशासन में। सहभागी मॉडल की अगर बात करें तो इसमें नीति निर्माण, योजना निर्माण और उनके क्रियान्वयन में भागीदारी निभाने हेतु जनता को आमंत्रित और प्रेरित किया जाता है। श्रृंखला सहभागी मॉडल की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है, एक योजना की सफलता पर दूसरी योजना का क्रियान्वयन भी उसी समुदाय में करने और समुदायों को सहभागिता के लिए प्रेरित करना इस मॉडल का उद्देश्य होता है। प्रेरणाकारी मॉडल को देखें तो इसमें क्या है कि इसमें नौकरशाह, राजनीतिज्ञ आदि आम व्यक्तियों को विकास में सहभागिता के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो ये समझाते हैं कि आपको किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है, सीखना है, सिखाते हैं मतलब। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कि
नागरिक और प्रशासन इस टॉपिक के अंतर्गत हमें अभी कुछ चीज़ें और पढ़नी है, ठीक है। जैसे ओम्बुड्समैन, ठीक है, ओम्बुड्समैन, इसको हम लोकपाल कहते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोकपाल, ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक न्यायालयों की बात करें तो जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम मुख्तार पद्धति को भी देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।